2005 आखिरकार होता क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। देखो, जब आप लोग की गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, यानी गवर्नमेंट टीचर बन जाओगे आप लोग, तो टीचर बनने के बाद भी आपकी ट्रेनिंग चलती रहती है, ठीक है। वो बेसिकली ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है ताकि आप बच्चों को पढ़ाने के अपने थोड़े जो तरीके होते हैं उसमें सुधार कर सको, और जो नई नई उपकरण, टेक्निक या टीएलएम का यूज हो रहा है उनको आप इंप्लीमेंट कर सको। इसी बात को बोलता है एनसीएफ 2005 कि बच्चों को क्या पढ़ाए और किस प्रकार से पढ़ाए। ये एनसीएफ के अंदर लिखा गया है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि बच्चों को किस प्रकार पढ़ाना है, तो समझ लेना आप कोई भी आपका एग्जाम हो तो आप उस एग्जाम को इजीली करेक्ट कर पाओगे, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। आगे लिखा हुआ है एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपके टीचिंग एग्जाम में कि कौन से निबंध से हुई है, तो ये आपके सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से। आगे देखते हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित होनी चाहिए। देखिए, जब भी बात आ जाएगी टेक्स्ट बुक सेंटर्ड की या टीचर सेंटर्ड की, ठीक है, ना तो पाठ्य पुस्तक केंद्रित होगी ना ही अध्यापक केंद्रित होगी। कैसी होगी? वो सिर्फ बाल केंद्रित होगी, यानी जितनी भी शिक्षण व्यवस्था है उसके सेंटर्ड में बच्चा होगा। जितनी भी चीजें हम नई इंप्लीमेंट करेंगे, चाहे हम हो चाहे गवर्नमेंट हो, वो बच्चे के अकॉर्डिंग करेंगे, तो सेंटर में बच्चा होगा, ठीक है। उसके ना कोई पाठ्य पुस्तक होगी, ना पाठ्यक्रम होगा और ना ही टीचर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बारे में क्या है। एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में भी किया गया है, ठीक है। एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। यह क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, केवीएस और DSSS में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था एनसीएफ 2005 को, तो वो तैयार किया गया था प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में, ठीक है। तो आपने जान लिया एनसीएफ क्या होता है। एनसीएफ में बेसिकली यही बताया जाता है कि बच्चों को क्या पढ़ाए और किस प्रकार से पढ़ाए। तो इन किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना और क्या पढ़ाना है, उस चीज के लिए एनसीएफ के कुछ सिद्धांत है। और देखिए, 5 सिद्धांत है। 5 के 5 सिद्धांत आपके 100% 5 नंबर पक्के कराएंगे, ठीक है। 5 से 10 नंबर करा सकते हैं आपके, लेकिन 5 नंबर जरूर आपके एग्जाम में कंफर्म कराएंगे, आपके सीटेट के एग्जाम में। इसलिए इन 5 सिद्धांत को अच्छे तरीके से याद कर लेना। समझ तो आप लोग जाओगे, लेकिन इसको याद भी अच्छे तरीके से कर लेना, ताकि क्योंकि ये सिद्धांत आपके टीचर बनने के बाद भी काम आएंगे, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं एक एक करके सभी सिद्धांत के बारे में। पहला सिद्धांत आपका कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, यानी जो नॉलेज होती है उसको आउटडोर लाइफ यानी जो बाहरी जीवन है उससे लिंक करना चाहिए, उससे बाहर जोड़ा जाना चाहिए। भाई मान लीजिए स्कूल में आप पढ़ा रहे हो, जोड़ घटा पढ़ा रहे हो बच्चों को, ठीक है, लेकिन अगर उसको बाहरी जीवन से जोड़ दोगे कि भाई देखो सब सब्जी लेते हो तो इस तरीके से पैसे दिए जाते हैं और इतना जोड़ा जाता है, इतना घटाया जाता है, ठीक है, तो बच्चे के जो बाहरी जीवन है ना उससे रिलेट करके जब भी जोड़ने की बात आ जाएगी ज्ञान को, समझ लेना अपने क्वेश्चन में उसका आंसर आप लोगों को सही लगा देना है, ठीक है। और जितने भी ये 5 सिद्धांत है ना, ये 5 सिद्धांत में आपको जरूर अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा, और जोन सा भी सिद्धांत देखने को मिले उस पर देखते सही कर देना, ठीक है। अगला सिद्धांत देखते हैं। अगला आपका पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, यानी जो रोट लर्निंग होती है, रोट सिस्टम होता है, उससे मुक्त किया जाए। जहां पर भी बच्चों को रटने की, याद करने की, ठीक है, या फिर उन्हें व्याख्या की बात आ जाएगी, उन ऑप्शन को देखते आप लोगों को गलत काट देना है। आपको बच्चों को समझाना है, अर्थ समझाना है, ठीक है, ना कि उसे रटाना है, ठीक है। और इसी बात को एनसीएफ भी बोलता है कि पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट, इसका सिद्धांत देखते हैं। 2 सिद्धांत आपके हो गए। अगला है आपका पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, यानी जो करिकुलम है वो टेक्स्ट बुक सेंटर्ड ना हो। देखिए, मैंने आपको बताया था ना तो टेक्स्ट बुक सेंटर्ड होने चाहिए और ना ही आपका टीचर सेंटर्ड होना चाहिए, यानी अध्यापक केंद्रित नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, ठीक है, यानी बाल केंद्रित होना चाहिए। जो आपका पाठ्यचर्या है यानी आपका करिकुलम है वो बाल केंद्रित होना चाहिए, ठीक है, ना कि आपका पाठ्य पुस्तक केंद्रित होगा, ना ही आपका अध्यापक केंद्रित होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। अगला देखते हैं सिद्धांत। अगला सिद्धांत है कि विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। अब ये ऑप्शन कम से कम आपके एग्जाम में 2 नंबर पक्के दिलाएगा। वो कैसे? देखिए, आपने सीटेट के एग्जाम में अपनी कोई ना कोई लैंग्वेज ली होगी, किसी ने हिंदी ली होगी, इंग्लिश ली होगी, संस्कृत ली होगी, तो जहां पर भी आपको दिख जाए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, ठीक है, यानी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से पढ़ाया जाए, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को शिक्षण दिया जाए,
जहां पर भी आपको ये लिखा मिल जाएगा इस ऑप्शन को देखते ही सही कर देना, ठीक है। और ये आपके एग्जाम में कंफर्म आएगा 2 नंबर का, आपकी लैंग्वेज के अंदर ज्यादा पूछा जाता है, यानी जो आपकी भाषा होती है उसमें जरूर पूछा जाता है। तो जहां पर भी विभिन्न प्रकार की दिखे उस ऑप्शन को देखते ही सही कर देना, ठीक है। अगला सिद्धांत देखते हैं। अगला सिद्धांत है आपका कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए। देखिए आपने गवर्नमेंट स्कूल में देखा होगा, जो गवर्नमेंट स्कूल की मान लीजिए बिल्डिंग हुई या गवर्नमेंट स्कूल का फर्नीचर हुआ, जैसे मान लीजिए फैन है, तो बच्चे इसको तोड़ देते हैं, फैन तोड़ दिया, ठीक है, खिड़कियां तोड़ दी। तो ये बच्चे अगर इनको सही तरीके से समझाए नहीं तो ये बच्चा आगे बढ़े चल के दंगों में क्या काम करते हैं, कोई बस तोड़ेगा, ठीक है, कोई जो पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उसको नुकसान पहुंचाएगा। तो बेसिकली ये क्या काम कर रहे हैं, ये राष्ट्र के लिए खतरनाक है ना। तो इसलिए राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो सके, इस बात के ऊपर एनसीएफ पूरा जोर देता है, इसलिए इस सिद्धांत को भी इसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है। उनको समझाना चाहिए कि बेटा देखो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये हमारी खुद की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट ने अपने पैसों से नहीं लगाई है, जो हम टैक्स पे करते हैं उससे प्रॉपर्टी आई है, इसलिए इसको नुकसान मत पहुंचाओ आप, ठीक है। तो ये पांचों सिद्धांत हो गए आपके, पांचों के पांचों महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे तरीके से समझ लेना, आपके 5 नंबर कंफर्म है। आगे जान लेते हैं एनसीएफ के बारे में थोड़ा और, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया था एवं उसको पूर्ण करने का कार्य निर्देशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया था। इसका प्रमुख लक्ष्य आत्मज्ञान अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। जगह जहां भी बात हो जाए स्टूडेंट को अलग अलग अनुभवों के अवसर देने की बात, यानी अपॉर्चुनिटी देने की बात जहां भी आ जाएगी, बच्चों को किसी भी प्रकार के अवसर देने की बात आ जाएगी, उस ऑप्शन को देखते आपको सही कर देना है, ठीक है, जिससे कि उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है, यानी खुद सीखे बच्चा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे आपका एनसीईआरटी 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होते हैं। देखिए किसी बच्चे की क्षमता कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, ठीक है, हर किसी की अपनी कैपेबिलिटी होती है। आप लोग जो वीडियो देख रहे हो जरूरी थोड़ी है सभी की क्षमता एक जैसी है, कोई इस वीडियो को एक बार में देखते समझ जाएगा, कोई वीडियो को 2-3 बार देखेगा, ठीक है। तो ये क्षमता और कौशल होती है, तो हर विद्यार्थी को उसे व्यक्त करने का मौका प्रदान किया जाना चाहिए। मैंने आपको बता दी ना, एज ए टीचर, गुड टीचर, आपको बच्चों को अधिक से अधिक मौके दे देने चाहिए, ठीक है, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए और अधिक से अधिक मौके देने चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं इसका पॉइंट। आगे आपका देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपके एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम में कई बार पूछे गए, इसलिए मैंने इन सबको वीडियो के अंदर इंक्लूड कर लिया है। इन एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से कर लेना, आपका देख लेना एनसीईआरटी पूरा कवर हो जाएगा और आपकी पेडागोजी भी पूरी सोल्व हो जाएगी। पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, यानी जो इंफॉर्मेशन होती है उसे नॉलेज मानने से बचा जाना चाहिए, इंफॉर्मेशन को, ठीक है। विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से ज्ञात की ओर, मूर्त से मूर्त की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। वो कैसे भाई, मान लीजिए बच्चों को आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो क्लास के अंदर पेड़ का, अब देखिए पेड़ कैसी चीज है, पेड़ एक मूर्त चीज है, मूर्त चीज मतलब जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ठीक है, वो होती है मूर्त चीज। तो पेड़ को कर सकते हैं, पेड़ के बारे में बच्चा जानता भी है, ठीक है, यानी ज्ञात है उसे पेड़ के बारे में जरूरी चीजें। और प्राइमरी लेवल का बच्चा बहुत छोटा होता है, इसलिए उसको वो चीजें पढ़ानी चाहिए जिसको बच्चा जानता हो, जो मूर्त अवस्था में है, ठीक है। मूर्त से अमूर्त ले जाओ, चाहे फिर ज्ञात से अज्ञात ले जाओ, वो आप लोग अपने तरीके से कर सकते हो। इसलिए शुरुआत में ऐसे शिक्षण सूत्रों का आपको अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे आपका सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप से प्रयोग किया जाए। देखिए जहां भी आपको ये वर्ड मिल जाए, सजा यानी पनिशमेंट, किसी भी तरीके की सजा, चाहे आपकी शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। इनफैक्ट आज की डेट में तो आप बच्चों को ये भी नहीं कह सकते कि गधे या इस तरीके के कुछ वर्ड भी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो सजा किसी भी तरीके की सजा हो, उस ऑप्शन को देखते आप लोगों को गलत काट देना है। और देखिए जो पुरस्कार होते हैं, रिवॉर्ड्स होते हैं, उनको मैंने आपको बताया था एक खास टाइम पीरियड पर देना चाहिए, यानी जब बच्चे ने कोई खास उपलब्धि हासिल की हो तब बच्चों को क्या देना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए। यानी कि बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर में ही पुरस्कार देते जाओ, हर टॉपिक के ऊपर पुरस्कार देते जाओ, क्योंकि बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होना जरूरी है, ठीक है। अगर वो मोटिवेटेड होगा, इंटरनली होगा, तो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा, ना कि जब बाहरी रूप से जब होगा, ठीक है। इसलिए पुरस्कार देने चाहिए बच्चों को, लेकिन किसी खास उपलब्धि पर उनको देनी चाहिए और इनको सीमित रूप से प्रयोग करना चाहिए। और सजा तो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से नहीं देनी है किसी भी बच्चों को, ठीक है। आगे पॉइंट है आपका
सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों यानी पेरेंट्स को भी जोड़ा जाए। सह शैक्षिक गतिविधियां देखिए आजकल स्कूल में भी ऐसी सह शैक्षिक गतिविधियां चलती है, ठीक है, जिसमें हम लोग भी जो बच्चे होते हैं उनको ऐसा काम देते हैं जिसमें पेरेंट्स की हेल्प ली जाए, ठीक है, अलग अलग काम दे देते हैं। या फिर जैसे योगा आजकल होती है, योगा कराते हैं स्कूल में या कुछ और एक्टिविटीज कराते हैं, तो हम उसमें पेरेंट्स को भी इंटरफेयर कर लेते हैं, ठीक है, कि चलिए आप भी आइए और थोड़ा एक्टिविटीज में आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। इसलिए पेरेंट्स को जोड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है सह शैक्षिक गतिविधियों में। इससे बच्चा क्या होगा, बच्चा एक तो मोटिवेट होगा, चलो मेरे पेरेंट्स भी साथ जुड़ रहे हैं, और बच्चों को काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो टीचर होता है वो सिर्फ स्कूल टाइम तक होता है, उसके बाद की जिम्मेदारी उसके पेरेंट्स की होती है, इसलिए पेरेंट्स को भी जोड़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आगे आपका एनसीईआरटी 2005 बिना बोझ के शिक्षा पर जोर देता है, ठीक है, यानी लर्निंग विदाउट बर्डन। और ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया आपके टीचिंग एग्जाम में, केवीएस और DSSS में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि एनसीईआरटी किस पर जोर देता है। वो देता है बिना बोझ के शिक्षा पर जोर देता है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एनसीईआरटी 2005 के अनुसार बच्चों को मातृभाषा में शिक्षण कार्य दिया जाना चाहिए। देखिए आपकी लैंग्वेज में क्वेश्चन जरूर आएगा, 2 नंबर के आपके जरूर आएंगे। जब भी मातृभाषा की बात आ जाएगी, पहला तो इसने बता दिया कि मातृभाषा में शिक्षण कार्य दिया जाना चाहिए। उसके बाद जो मातृभाषा होती है बच्चे की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है बच्चे के विकास के लिए या कोई चीज बच्चे के लिए सीखने के लिए, ठीक है। और मातृभाषा हमेशा एक संसाधन का काम करती है, ना कि एक समस्या होती है। ये मातृभाषा से संबंधित ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए आपको बच्चे की मातृभाषा को बढ़ावा देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अवसर देने चाहिए मातृभाषा में व्यक्त करने के अपने विचारों को, ठीक है, बच्चे को। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और संसाधन के रूप में काम करती है। अगला पॉइंट देखते हैं, विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षण प्रणाली की असफलता का प्रतीक है, ठीक है। आगे देखते हैं पॉइंट, मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए। देखिए जहां भी बात आ जाएगी एनवायरनमेंट देने की, ठीक है, वातावरण देने की, उस ऑप्शन को आपको देखते ही सही कर देना है। अगर आप बच्चों को कोई भी चीज दे रहे हो, ठीक है, अगर आप बच्चों को मूल्य भी दे रहे हो, मूल्यों की शिक्षा दे रहे हो, तो वहां पर उपदेश नहीं देना चाहिए या किसी भी तरीके की व्याख्या नहीं करना चाहिए। उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट आप प्रोवाइड करा दो, प्रदान कर दो, तो देख लेना कितना इफेक्टिव तरीके से बच्चा सीखेगा। तो इसलिए वातावरण जहां भी दिखे ऑप्शन को देखते ही सही कर देना। अगला है आपका बच्चों को स्कूल से बाहर जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना, ठीक है। और इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है, इसकी जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी बनती है, ठीक है, क्योंकि टीचर की जिम्मेदारी खाली स्कूल तक होती है, उसके बाद उसके पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए पेरेंट्स में और टीचर में एक अच्छा तालमेल होना बहुत ही जरूरी है बच्चे के विकास के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपने देख लिया। अगला पॉइंट देखते हैं, और सभी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे तरीके से कर लेना, आपके क्वेश्चन यही से बनते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब भी कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। ये नहीं बोल देना कि जाओ आज तुम्हें ज्योग्राफी की पढ़नी है, आज तुम्हें हिस्ट्री की पढ़नी है। जो बच्चे का खुद का मन करेगा उसको वो पुस्तक पढ़ने का आपको अवसर देना चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। देखिए बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं स्कूल में, प्रोग्राम होते हैं, मान लीजिए तो वहां पर एक 15 अगस्त के उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम कर दिया, तो वहां पर एक रोल प्ले बच्चों को दे दिया। तो उस रोल प्ले का बेसिकली मोटिव ये होना चाहिए कि रोल प्ले के माध्यम से बच्चा ये सीखे कि देखो हमारा देश कैसे आजाद हुआ था, हमारे देश की आजादी में किन किन लोगों का योगदान था, ठीक है। तो वहां पर उसको एज ए एंटरटेनमेंट ना लेकर, मनोरंजन के रूप में ना लेकर, उसके सौंदर्य बोध को बढ़ावा देने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। और आपका बहुत बार पूछा गया है ये वाला भी। अगला है आपका, अगला तो आप लोगों से संबंधित है कि शिक्षकों को, यानी जब आप लोग टीचर बन जाओगे, अकादमिक संसाधन व नवाचार यानी इनोवेटिव आदि समय पर पहुंचा जाए, ठीक है। उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है, वो आप तक पहुंच जाएंगे, उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए। अगला है आपका, समुदाय को मानव संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दे। देखिए बच्चे के विकास में जितना महत्वपूर्ण योगदान उसके परिवार का होता है, उतना ही महत्वपूर्ण योगदान उसके समाज का भी होता है, ठीक है। आप लोग भी अपने समाज से कितनी चीजें सीखे हो, ठीक है। तो जो समुदाय होता है, समाज होता है, वो हमेशा एक संसाधन के रूप में काम करता है, एक रिसोर्स के रूप में काम करता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आपका, मानसिक स्तर व योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। मैंने ऊपर बताया था ना कि बच्चे की जो क्षमता होती है, जो उसकी एबिलिटी होती है और जो उसका मानसिक स्तर होता है, उसके अकॉर्डिंग ही पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे की क्षमता कम है तो आपने पाठ्यक्रम में हार्ड चीजें डाल दी, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला आपका, शांति शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए और महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने की कार्यक्रम का आयोजन भी करना चाहिए। आगे देखते हैं,
बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या हो, ठीक है, यानी कि बच्चे जिसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, चाहे उसमें शारीरिक हो, मानसिक हो, व्यंग्यात्मक हो, तो उसमें चहुमुखी विकास पर आधारित आपका पाठ्यचर्या होना चाहिए। आगे आपका सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना, ठीक है, मैंने बताई थी जहां भी वातावरण देने की बात आ जाएगी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर समावेशी वातावरण आ जाए तो आंख बंद करके आंसर लगा देना, सही हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था समावेशी शिक्षा के बारे में या समावेशी क्लासरूम के बारे में। देखिए ऐसा स्थान जहां पर सभी बच्चों को समान रूप से समान शिक्षा दी जाती है बिना किसी भेदभाव के, ठीक है, वो होती है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा। तो जहां पर भी समावेशी तैयार वातावरण देने की बात हो जाएगी उस ऑप्शन को आपको देखते ही सही कर देना है, ठीक है। आगे देखते हैं और महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके एनसीईआरटी से आपके और टीचिंग एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे पॉइंट है इसका आपका कि एनसीईआरटी 2005 का प्रमुख सूत्र है बिना बाहर के शिक्षा या बिना बाहर के अधिगम, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है, लर्निंग विदाउट बर्डन। एनसीईआरटी 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, ठीक है, टीचर के प्रति दृष्टिकोण क्या होना चाहिए एनसीईआरटी 2005 में। शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है, ठीक है, ज्ञान का सोर्स नहीं है, तो क्या है वो शिक्षक? शिक्षक एक ऐसा सुगम करता है। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है सीटेट के एग्जाम में कि एनसीईआरटी 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी है, तो शिक्षक की भूमिका एक सुगमकर्ता की यानी एक फैसिलिटेटर की, ठीक है, सुविधादाता की, जो सूचना को अर्थ में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक होता है, ठीक है, ये शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण है एनसीईआरटी में। तो अब देखते हैं बच्चों के प्रति क्या दृष्टिकोण है एनसीईआरटी के अंदर। प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति प्रकृति अलग होती है, ऊपर इस बात का मैंने भी जिक्र किया था कि बच्चे की क्षमता अलग अलग होती है, उनकी स्पीड अलग होती है, उनका नेचर अलग होता है। सभी बच्चे सक्रिय रूप से, इसको नोट डाउन कर लेना, सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्धि सामग्रियों के आधार पर अपने लिए अर्थ निर्माण करते हैं। देखिए जब भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हो या बच्चा पढ़ रहा हो तो दोनों का सक्रिय रूप से इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ही जरूरी है। अगर बात आ जाएगी निष्क्रिय की तो इस ऑप्शन को आपको देखते गलत काट देना है, ठीक है, क्योंकि एक्टिव लर्नर के रूप में होना चाहिए बच्चा, ना कि पैसिव लर्नर के रूप में होना चाहिए, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आपका कई बार पूछा भी गया है। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण और टॉपिक जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं कि एनसीईआरटी 2005 में किसकी समझ प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, तो समझ प्राप्त होती है आपके रचनावाद से। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, ऊपर अभी क्वेश्चन आया हुआ था कि सुगमकर्ता की होनी चाहिए, ठीक है, हिंदी में बात करें सुगमकर्ता सुविधादाता और इंग्लिश में बात करें तो फैसिलिटेटर की होनी चाहिए। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म ये आपकी कई बार पूछी जा चुकी है, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार अंग्रेजी सिखाने का क्या उद्देश्य होता है, तो होता है बहुभाषावाद यानी मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी एक लैंग्वेज का फॉरेन लैंग्वेज का आना जरूरी होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं एनसीईआरटी 2005 बल देता है किस पर बल देता है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर बल देता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका, जब भी बच्चे को आप कोई चीज सिखा रहे हो तो बच्चों को वो चीज खुद करके सीखनी चाहिए। बेसिकली आप लोग भी करके देख लेना, अगर आप खुद अपने हाथों से कोई चीज करोगे तो आप जल्दी अच्छे तरीके से सीख पाओगे, ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी बल देता है कि बच्चा खुद इस चीजों को करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग, और जितनी अपने हाथों से गतिविधियां करे ना, हस्तप्रेरक गतिविधियों का इस्तेमाल करे, उतना ही ज्यादा आपका इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स